Hi guys, this is engineer Zishan Akbar here with a lecture 2 on theory of structures. आज हम ट्रसेस की स्टेबिलिटी और डिटर्मिनेसी को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में लेक्चर 1 में मैंने बीम्स और फ्रेम्स की स्टेबिलिटी और डिटर्मिनेसी पे डिस्कस किया था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है उस टॉपिक के हवाले से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपका वो इश्यू किसी वीडियो के ज़रिए रिज़ॉल्व होता हुआ उसके ज़रिए कर दूँगा, वरना अगर कमेंट के ज़रिए रिज़ॉल्व होता हुआ तो उसको कमेंट के ज़रिए रिज़ॉल्व कर दूँगा। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज़ लेक्चर। डिटरमिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ट्रसेस। बिफोर स्टार्टिंग द फोर्स एनालिसिस ऑफ अ ट्रस, सेम लाइक बीम और फ्रेम की तरह हम किसी भी ट्रस का फोर्स एनालिसिस नहीं कर सकते जब तक हम उसकी डिटर्मिनेसी और स्टेबिलिटी को डिस्कस ना कर लें। अगर कोई चीज़ स्टेबल नहीं है, मतलब कोई आपकी ट्रस है या बीम है या फ्रेम है, वो स्टेबल नहीं है, तो इट मीन्स कि आप उसको स्ट्रक्चर ही नहीं कहेंगे। कोई भी बीम फ्रेम या ट्रस अगर स्टेबल नहीं है तो हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर होने की रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतरती है। इट मीन्स हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते या इसका फोर्स एनालिसिस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रिटन हियर। Before starting the force analysis of a truss, it is necessary to know the determinacy and stability of the structure, because determinate beams, trusses और frames के लिए अलग से procedures हैं, और indeterminate beams, frames और trusses के लिए अलग से procedure हैं उनका फोर्स एनालिसिस करने के लिए। फोर्स एनालिसिस का मतलब रिएक्शंस डिटरमाइन करना और मेंबर फोर्सेस डिटरमाइन करना, मोमेंट्स डिटरमाइन करना, ये सारी चीज़ें फोर्स एनालिसिस में आती हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेसी, लास्ट लेक्चर में भी मैंने इसका ज़िक्र किया था। हमारे पास 3 बेसिक इक्वेशंस हैं इक्विलिब्रियम की, समेशन ऑफ एफ एक्स 0, समेशन ऑफ एफ वाई 0 एंड समेशन ऑफ एम 0। ये कैसे अप्लाई होती हैं, इसके लिए आप मेरे चैनल पे बीम्स के रेलेवेंट लेक्चर्स हैं, स्टैटिक एनालिसिस ऑफ बीम्स है, फोर्स एनालिसिस के रिएक्शंस कैसे फाइंड करते हैं, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, तो उसमें इनको डिस्कस किया गया इन इक्वेशंस को। These three equations provide both the necessary and sufficient conditions for external equilibrium. Here, an extra word is used, external, means ये जो तीनों equations हैं, ये ट्रस के internal structure पे अप्लाई नहीं होती हैं, क्योंकि ट्रस का जो joint है, that is considered as अ पिन और हिंज, तो वहां पे सिर्फ ये दो इक्वेशंस अप्लाई होंगी, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई। दैट्स मीन इंटरनल, अगर आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ट्रस्ट के इंटरनली जॉइंट्स के इक्विलिब्रियम की या सेक्शंस के इक्विलिब्रियम की, तो वहां सिर्फ आप ये दो इक्वेशंस अप्लाई करेंगे मेंबर फोर्सेस को डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन अब अगर आप इक्वेशंस सॉल्व कर रहे हैं रिएक्शंस के लिए, तो फिर आप ये तीनों की तीनों इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ रिएक्शंस। इन केस ऑफ मेंबर फोर्सेस मोमेंट की इक्वेशन इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि ना ही आप मोमेंट को किसी ट्रस पे अप्लाई कर सकते हैं, ना ही मोमेंट की इक्वेशन किसी ट्रस में यूज कर सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशंस। सो दीज थ्री इक्वेशंस आर अप्लाइड टू एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम एंड दीज टू इक्वेशंस आर अप्लाइड टू इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ अ ट्रस। सेम डेफिनेशन है स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रसेस की। तो व्हेन ऑल द फोर्सेस इन अ ट्रस मीन रिएक्शंस एंड member forces can be determined strictly from these equations by either these three or any two, the structure is referred to as statically determinate। आप इन दो को या तीनों इक्वेशंस को यूज करके अगर आप पूरी ट्रस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, रिएक्शंस और उसके मेंबर फोर्सेस फाइंड कर सकते हैं, तो उस ट्रस्ट को आप कहेंगे स्टैटिकली डिटर्मिनेट। लेकिन ये इक्वेशंस भी तब लगेंगी अगर आपका स्ट्रक्चर जो आपको ट्रस्ट दी गई है वो स्टेबल है। Trusses having more unknown forces than available equilibrium equations are called statically indeterminate। आपकी ट्रस्ट स्टेबल है, लेकिन आपकी जो नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल, देन आप उसको स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट कहेंगे। तो उसके लिए आपको पहले रिडंडेंट्स अप्लाई करने पड़ते हैं, वो इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है रिडंडेंट्स, इसलिए हम उनको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। फॉर अ कोप्लेनर ट्रस,
कोप्लेनर मीन्स एक्स वाई प्लेन में जो 2D ट्रस है उसके बारे में कह रहे हैं. फॉर अ कोप्लेनर ट्रस देयर आर एट मोस्ट 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. मैक्सिमम 3 हैं, लेकिन मोस्टली 2 इक्वेशंस यूज होती हैं. बट एक्सटर्नली रिएक्शंस के केस में आप तीनों इक्वेशंस यूज कर सकते हैं. फॉर ईच पार्ट, so that if there is a total number of B members mean total B bars, total B slender elements being used in truss, and R are the reaction forces and moment. So moment is very rare in case of trusses. So we can say that R is number of reaction forces and J is number of joints. Then what will be the possibility? पहली possibility ये है कि अगर आप B, इस B जितने भी bars हैं उस ट्रस के अंदर और जितने भी रिएक्शंस हैं उनको ऐड करें, if they are less than 2J, 2 times the number of joints, then structure is unstable. This will not be a structure. सेकंड पॉसिबिलिटी है कि आपकी बी और आर का समेशन जो है वो 2 टाइम्स द जे के इक्वल हो जाए, तो स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेट है. और अगर बी प्लस आर इज ग्रेटर देन 2J, देन स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट. मींस आप बार्स और रिएक्शंस के नंबर को सम करें और 2 टाइम्स द जे से ये बड़ा हो जाए, तो ये हम देखेंगे फार्मूला अप्लाई करना नेक्स्ट स्लाइड्स में है पड़े इनकी एप्लीकेशंस. तो उसमें हम देखेंगे बी आर और जे की वैल्यूज हम कैसे हासिल करते हैं. तो इस केस में जब बी प्लस आर ग्रेटर हो जाए 2J, इट मीन्स कि आपकी जो अननोन फोर्सेज हैं दे आर मोर एज कंपेयर टू अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. If a stress is statically indeterminate, then additional equations या compatibility equations जैसे beam और frame में compatibility equations चाहिए होती हैं, इसी तरह आपको यहाँ भी unknown reactions को हासिल करने के लिए compatibility equations बनानी पड़ेंगी. ये compatibility equations कैसे बनती हैं? These equations are formed by relating the applied loads and reactions, कि जितने भी लोड ट्रस पे अप्लाई हो रहे हैं और जो भी उसके रिएक्शंस हैं उनको आपने रिलेट करना है. मतलब आप अप्लाइड लोड्स पी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, कोई भी लोड होगा, तो उस लोड और जो भी रिएक्शंस हैं बीम के उनको आपने रिडंडेंट के साथ एक इक्वेशन से रिलेट करना है, तो एक नई इक्वेशन आपके साथ बन जाएगी. अगर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रस की डिग्री 1 है तो आपको एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए होगी मजीद. अगर आपकी ट्रस की स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी 2 है तो यू विल नीड 2 कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस. इफ योर ट्रस इज statically indeterminate to third degree, then you will need three compatibility equations along with the equilibrium equations. These equation which are referred to as compatibility equation, ये वही statement है जो मैं बता रहा था अभी, must be equal in number to the degree of indeterminacy of the structure. कि आपने compatibility equations कितनी बनानी है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो वो कैसे पता चलेगा? आप डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी फाइंड करेंगे स्ट्रक्चर की या उस ट्रस की, बीम की या फ्रेम की, तो उससे आपको नंबर ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस का पता चल जाएगा. जनरल रूल है ट्रस को ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल फाइंड करने का. अगर ये थोड़ा सा मूव करती है या कोलैप्स करती है सेम लाइक बीम और फ्रेम, तो हम कहेंगे ये ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल है. मतलब इसके जो जॉइंट्स हैं वो किसी खास सपोर्ट के साथ या इस पे लोड ना भी आए तो वो स्लाइटली मूव कर जाएंगे या ओवरऑल कोलैप्स कर जाएंगे. इफ देयर आर फ्यूअर रिएक्टिव फोर्सेस, वही है बी प्लस आर अगर लेस है 2J से, तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल है. बार्स या रिएक्शंस की जो तादाद है वो कम है. अगर आपका स्ट्रक्चर, इसके अलावा केस क्या बनता है कि अगर रिएक्शंस एनफ हैं, मतलब रिएक्शंस भी हैं, मेंबर भी कंप्लीट हैं, बी प्लस आर ग्रेटर देन 2J है, तो क्या होगा? ए- दो पॉसिबिलिटीज हैं फिर भी इसके अनस्टेबल होने की. इफ लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द रिएक्टिव फोर्सेस इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट, मींस आप सारे रिएक्शंस को ड्रॉ करें और वो किसी एक पॉइंट पे मिल जाएं. ये भी हम देखेंगे. इनको कहते हैं कंकरेंट रिएक्शंस. मतलब सारे के सारे रिएक्शंस एट अ पॉइंट मीट करें तो कंकरेंट हैं, या फिर सारे के सारे रिएक्शंस पैरेलल हैं. मीन्स अगर बी प्लस आर 2J से ग्रेटर है, लास्ट स्लाइड पे अगर हम जाएं तो हमने एक कंडीशन फॉर्मूला देखा है कि बी प्लस आर इज ग्रेटर देन 2J. इट मीन्स स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, बट इट डजेंट मीन कि स्ट्रक्चर स्टेबल भी होगा. स्ट्रक्चर के स्टेबल होने के लिए शर्त ये है कि जो रिएक्शंस हैं वो पैरेलल ना हो और कंकरेंट भी ना हो, दोनों नहीं होने चाहिए. Since three equilibrium equations are available for each member or component, we have
if B plus R is less than 2J, structure is geometrically unstable. Second, if B plus R is greater than or equal to 2J, मतलब structure determinate है या indeterminate है, तो that may be statically unstable if reactive forces are parallel or concurrent. ये लास्ट लेक्चर में भी था कि हर सपोर्ट के रिएक्शंस कितने होते हैं। पिन और हिंज के 2 रिएक्शंस हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। रोलर और रॉकर सपोर्ट के 2 रिएक्शंस, एक-एक रिएक्शन होता है, वर्टिकल रिएक्शन है। लिंक का एक ही रिएक्शन है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और फिक्स सपोर्ट के 3 रिएक्शंस होते हैं। 2 फोर्सेस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एंड 1 मोमेंट एम जो है, ये एक रिएक्शन होता है फिक्स सपोर्ट का। The first step in analyzing a truss is to determine if the truss is stable or unstable. तो सबसे पहला काम जो है डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी को चेक करने से पहले वो आप करेंगे कि स्टेबिलिटी चेक, कि आपको ट्रस को चेक करना है आइदर वो ट्रस्ट स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर वो ट्रस्ट स्टेबल है तो फिर आप उसका डिटर्मिनेसी एनालिसिस करेंगे, अगर वो अनस्टेबल है तो आप उसे स्ट्रक्चर ही नहीं कहेंगे। तो यहाँ फिगर 1, ये इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है एक ट्रस्ट है, तो द ट्रस्ट इन फिगर 1 ए बिलो इज़ अनस्टेबल एंड दैट्स व्हाई नॉट अ स्ट्रक्चर। अब ये अनस्टेबल कैसे है? मतलब हमें कैसे पता चला कि ये ट्रस्ट अनस्टेबल है? ऐसे ही देख के हम डिसाइड तो नहीं कर सकते हैं, तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं? तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, बी प्लस आर इफ 2J से लेस हो जाए तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर या ये ट्रस्ट अनस्टेबल है। अब बार्स इसमें कितनी हैं? 1 मेंबर, 2, 3 और ये 4 मेंबर्स हैं। तो बी की वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 प्लस पहला जो यहाँ पे पहली जो सपोर्ट रिएक्शन है, वो हिंज सपोर्ट है, तो इसके 2 रिएक्शंस होंगे, और यहाँ रोलर सपोर्ट है तो यहाँ 3 रिएक्शन 1 रिएक्शन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज़ इक्वल टू 7। तो जॉइंट्स कितने हैं यहाँ पे? जॉइंट्स 1, जॉइंट नंबर 2, जॉइंट नंबर 3 और ये जॉइंट नंबर 4। तो टोटल जॉइंट्स जो हैं वो 4 हैं, तो हम यहाँ पुट करेंगे 2J इक्वल टू 2 इंटू 4, दिस विल बी इक्वल टू 8। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जो है उसका आंसर 7 है, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन का आंसर 8 है। तो 7 is less than 8, it means that structure is unstable, sorry, truss is unstable, so that's why this is not a structure। तो इसको हम स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर कोई चीज़ ऐसी होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऐसा होता है जो स्टेबल होता है। तो ये जो ट्रस है, ये स्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा नहीं कर रही है। मूविंग फॉरवर्ड toward the next point, the joint of an unstable structure can be displaced without causing any of the members to deform. दूसरी ये भी है, इसको आप देखें, अगर इस पे फोर्स लगाएं या ना लगाएं, मतलब ये कोई भी इस पे फोर्स अप्लाई करें या बिफोर अप्लाइंग द फोर्स, तो ये इन मेंबर्स की लेंथ चेंज होने से पहले, क्योंकि यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ से ये मेंबर्स जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से मूव कर सकता है, या ये स्ट्रक्चर इस तरह से मूव कर सकता है। मतलब ये स्टेबल नहीं होगा, तो इसकी जो डिफ़ॉर्म्ड फॉर्म है, वो इस तरह से बन जाएगी। मतलब ये स्ट्रक्चर किसी भी फ़ोर्स के अप्लाई होने से अपनी जगह पे नहीं रहेगा। और दूसरा इसका ये है कि इसके किसी भी मेंबर की लेंथ जो है वो ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। मतलब विदाउट काजिंग एनी ऑफ द मेंबर्स टू डिफॉर्म, कि कोई भी मेंबर डिफॉर्म नहीं होगा, मतलब मेंबर्स के पास एबिलिटी ही नहीं है फोर्स को कैरी करने की। जब एबिलिटी नहीं है तो मतलब स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। थोड़ा सा इसे पुश मिला, बेशक विंड की वजह से इसे पुश मिले, आप स्ट्रक्चरल लोड्स अप्लाई ना करें, तो ये ट्रस जो है ये फेल हो जाएगी। इसका मतलब ये स्टेबल ट्रस नहीं है, तो दिस ट्रस इज अनस्टेबल। इन फिगर 2A अ डायगोनल मेंबर हैज़ बीन एडेड। अब इस ट्रस्ट में आप देखें, यहाँ पे कोई डायगोनल मेंबर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर इसी ट्रस्ट में हम यहाँ पे एक डायगोनल मेंबर ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि अब जो B प्लस आर है वो 8 हो जाएगा, और 2J भी 8 था, तो हम कह सकते हैं। तो यहाँ उसने स्टेटमेंट दी है, इन फिगर 2A द डायगोनल मेंबर हैज़ बीन एडेड टू द ट्रस्ट ऑफ फिगर 1, दिस ट्रस्ट इज स्टेबल, नाउ इट हैज़ बिकम स्टेबल। ये देखें, इसमें 5 मेंबर्स हो गए, b इज इक्वल टू 5 नाउ। 5, b की वैल्यू 5 है, b इज इक्वल टू
5 रिएक्शंस हैं, 2 इसके रिएक्शंस हिंज सपोर्ट के, 1 रोलर सपोर्ट का वर्टिकल रिएक्शन, 3 रिएक्शंस हैं और जॉइंट्स सेम हैं। वही एक जॉइंट ये है, दूसरा ये है। जॉइंट इज़ कॉल्ड जहाँ पे मेंबर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ये जॉइंट नंबर 3 एंड दिस जॉइंट नंबर 4। तो ये J इज़ इक्वल टू 4 है। अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड कम्स टू बी 8 और राइट हैंड साइड में देखें तो 5 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 8 एंड 2 टाइम्स 4 इज़ इक्वल टू 8। सो दिस इज़ अ डिटर्मिनेट ट्रस्ट। नाउ इट इज अ स्ट्रक्चर। इसको अब हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है। अब इससे क्या होगा, जब भी आप लोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई है। मींस ये जो मेंबर्स हैं डायगोनल मेंबर के एंड पे, फार एंड पे जो मेंबर्स हैं दो कनेक्ट हो रहे, दो कंप्रेशन फोर्सेस कैरी कर रहे हैं और वो डायगोनल जो है वो टेंसाइल फोर्स कैरी कर रहा है। इट मींस दिस स्ट्रक्चर हैज बिकम स्टेबल बाय द एडिशन ऑफ डायगोनल मेंबर इन इट। सो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इसमें पॉसिबल है कि आप, अब ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है, मींस लेफ्ट हैंड साइड b प्लस आर और 2j की वैल्यू इक्वल है। नेक्स्ट वो कहता है अगर हम इसमें एक और डायगोनल मेंबर ऐड कर दें, यहाँ पे इनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये डिसकनेक्टेड है, ये अलहदा से डायगोनल है और ये अलहदा से डायगोनल है। तो अब b यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, b हैज बिकम 6, दिस साइड विल बी 9। ये 9 है, 9 बड़ा होता है 8 से, मतलब अब आपका स्ट्रक्चर जो है वो डिटर्मिनेट नहीं रहा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को बता रहा है फिगर 3 बिलो। यहाँ देखें आपको नज़र आ रहा है वही सेम टू सेम ट्रस्ट है जो फिगर 1 में थी, लेकिन अब उसमें हमने फिगर 2 में हमने एक डायगोनल ऐड किया था, फिगर 3 में हमने उसमें एक और डायगोनल ऐड कर दिया है। तो उसकी वजह से ट्रस्ट जो है वो इनडिटर्मिनेट हो चुकी है। यहाँ एक स्टेटमेंट लिखी हुई है डायगोनल्स आर नॉट कनेक्टेड, मतलब ये जॉइंट नहीं है। In figure 3 below, we have added another member of the truss of figure 2. The bar forces of this truss cannot be calculated using the equilibrium equations alone, and truss is said to be statically indeterminate. This truss is statically indeterminate because B plus R has increased as compared to 2J. The forces can be calculated by hand for the truss in figure 3, but it is an involved procedure. मतलब ये एक लेंथी प्रोसीजर है, इसके लिए आपको वो कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। यहाँ पे बी 6 है, आर 3 है, जे सेम एज इट इज फिगर 1 और 2 की तरह 4 ही है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को देखें दैट इज इक्वल टू 9 एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज 8, मींस ट्रस इज इनडिटर्मिनेट। कितने डिग्री के इनडिटर्मिनेट है, दैट इज डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी इज 1। इट मींस दैट हमें एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की ज़रूरत होगी, बाकी काम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की मदद से हो सकता है। तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कैसे फाइंड करते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड 9 यहाँ पे और लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करते हैं, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। इनडिटर्म अब ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की कुछ खासियतें हैं, मतलब इनमें क्या-क्या खासियतें पाई जाती हैं। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स आर ट्रीटेड एज़ रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई एक चीज़ हम निकालना चाहें जो फालतू है, वो निकाल भी दें तो स्ट्रक्चर अनस्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे यही है फिगर 3 हैज़ 1 एक्स्ट्रा मेंबर। हमने फिगर इसमें देखा है कि एक मेंबर एक्स्ट्रा है डिटर्मिनेट से, मतलब ये इनडिटर्मिनेट है, टू द फर्स्ट डिग्री है, मतलब कोई एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है, अगर हम उसको निकाल भी दें तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पे फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ़ वो डिटर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन फ़ेल नहीं होगा स्ट्रक्चर, अनस्टेबल नहीं होगा। Figure 3 has one extra member than the required number of members for stability. If one of the diagonals in figure 3 fails, for example, the load will be shifted to the other diagonal and thus the truss will not collapse. मतलब ये है कि अगर आपका ये diagonal fail हो जाता है तो ये diagonal उसकी forces ये carry कर लेगा, तो कोई problem नहीं है। अगर यहाँ force लग भी रही है तो एक डायगोनल के फेल होने की वजह से दूसरा डायगोनल अपनी जगह पे मौजूद है, तो वो फोर्सेस कैरी कर लेगा, स्ट्रक्चर अनस्टेबल नहीं होगा। यहाँ फिर अगर ये फेल हो जाता है तो बी प्लस आर 8 विल बी इक्वल टू 8, एक डायगोनल के फेल होने से। लेकिन अगर दोनों डायगोनल फेल होते हैं देन 7 विल बी लेस देन 8, इट मींस स्ट्रक्चर हैज बिकम अनस्टेबल। बट अगर हम एक डायगोनल को रिमूव करते हैं तो स्ट्रक्चर अनस्टेबल नहीं होगा और कोलैप्स नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन है, अगर आप दोनों फिगर 2 में अगर हम जाएँ, इस फिगर की बात कर रहे हैं, अगर ये डायगोनल लोड के अप्लाई करने से फेल हो जाता है, तो ये डिटर्मिनेट था। ये ट्रस डिटर्मिनेट भी है, स्टेबल भी है। लेकिन अगर इसका ये डायगोनल फेल हो जाता है, तो मतलब ट्रस हैज़ बिकम अनस्टेबल एंड इट विल कोलैप्स।
تو یہ ڈائگنل اس میں ہمارے پاس کوئی بھی رسک لینے کے چانسز نہیں ہیں. ہم اس ڈائگنل کو انف اسٹرینتھ دے کے یہاں اپلائی کریں گے، مطلب کوئی ایسا ممبر ہوگا جس کی اسٹرینتھ کافی ہو. تو مینس ڈٹرمنیٹ اسٹرکچرز کے اندر آپ کسی بھی چیز پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے، کسی بھی چیز کو ایٹ رسک نہیں چھوڑ سکتے کہ اگر وہ یہ ڈائگنل اکیلا ہے یہاں پہ فورسز کیری کرنے کے لیے، اور یہی اس ٹرس کی اسٹیبلٹی کا ذمہ دار ہے. اگر آپ اس کو نکال دیں یہاں سے تو یہ ٹرس انسٹیبل ہو جائے گی، مطلب کولیپس کر جائے گی. تو یہاں لیکن اس اسٹرکچر کے اندر ایک ریڈنڈنٹ ہے. ایک ریڈنڈنٹ مطلب ریڈنڈنٹ مینس ایسی چیز جو آپ کے اسٹرکچر میں اضافی پڑی ہے، اگر ہم اس کو نکال بھی دیں تو اسٹرکچر پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا. تو یہ ایک ایسا، ان دونوں ڈائگنلز میں سے کوئی ایک ڈائگنل ایسا ہے جس کو اگر ہم نکال دیں تو اسٹرکچر کی اسٹیبلٹی پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا. لیکن اس اسٹرکچر کے اندر، اس ٹرس کے اندر ایک ہی ڈائگنل ہے اور وہی اس کی اسٹیبلٹی کا ذمہ دار ہے. اس اسٹرکچر میں دو ڈائگنل اسٹیبلٹی کے ذمہ دار ہیں، ایک نکالیں گے بھی صحیح تو دوسرا اس کو کیری اوور کر لے گا. دوسری پراپرٹی ہے کہ دے آر مور ایفیشینٹ اسٹرکچرلی. مینز انڈیٹرمینیٹ ٹرسز، اگر آپ کسی ڈیٹرمینیٹ ٹرس کی جگہ پہ انڈیٹرمینیٹ ٹرس یوز کر لیتے ہیں تو وہ اسٹرکچرلی مور ایفیشینٹ ہے. اب اسٹرکچرل ایفیشنسی کا فارمولا کیا ہے؟ اسٹرکچرل ایفیشنسی از اکول ٹو لوڈ ایٹ فیلئر. مطلب کوئی بھی ٹرس اگر فیل ہوتی ہے، کولیپس ہوتی ہے، یا وہ اس میں کوئی بھی پوائنٹ جو ہے فیل ہو جاتا ہے، یا کوئی جوائنٹ بریک کر جاتا ہے، یا کوئی ممبر فیل ہو جاتا ہے، تو آپ اس فیلئر لوڈ کو ویٹ آف اسٹرکچر پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کو اسٹرکچرل ایفیشنسی ملے گی. دس اسٹرکچرل ایفیشنسی از آلویز گریٹر فار انڈیٹرمینیٹ ٹرسز. The two trusses shown in figures have identical members and loads. یہاں پہ دو ٹرسز ہم نیکسٹ فگر میں دیکھیں گے کہ دو ٹرسز ڈفرنٹ نظر آئیں گی ہمیں، لیکن ان کی جو لوڈز ہیں دونوں پہ 80 کپس لوڈ اپلائی کیے گئے ہیں. اب اس ٹرس پہ دیکھیں، ہر جوائنٹ پہ ہم نے 80 کپ لوڈ اپلائی کیا، بٹ پرابلم کیا تھا؟ ہم نے دیکھا کہ یہ ایک انڈیٹرمینیٹ ٹرس ہے. اس میں ایک ورٹیکل ریئیکشن ادھر ہے، ایک ورٹیکل ریئیکشن ادھر ہے، ایک ہاریزونٹل ریئیکشن ہے، اور یہاں پہ رولر سپورٹ ہے تو ورٹیکل ریئیکشن ہے. مطلب یہ ایکسٹرنلی انڈیٹرمینیٹ ہے. مطلب اس میں باہر سے جو ریئیکشنز اپلائی ہو رہے ہیں وہ 4 ہیں، جبکہ اویلیبل ایکویشنز آف ایکویلیبریم جو ہیں ایکسٹرنلی اس اسٹرکچر کے لیے 3 ہیں. تو اس میں اگر ہم دیکھیں، یہ انڈیٹرمینیٹ اسٹرکچر ہے اوور آل، ایکسٹرنلی انڈیٹرمینیٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس میں جو 80 کپ لوڈ کی وجہ سے، اس 80 کپ لوڈ کی وجہ سے ان ممبرس کے اندر، ان ممبرس کو جو ہاریزونٹل ممبرس ہیں نا ٹرس کے، ان کو کارڈز کہا جاتا ہے، کارڈز. تو اس میں جو فورس آ رہی ہوگی، یہ جو فورس ڈرا کی ہوئی ہے یہاں پہ، اس فورس کی جو ویلیو ہے دیٹ از 21.4. مائنس مینس نیگیٹو ویلیو ہے یہاں پہ. یہ ایکزیل فورس ہے، اور نیگیٹو ایکزل مطلب کمپریسو فورس ہے. تو وہ میکسیمم جو کمپریسو فورس آ رہی ہے اس پورے اسٹرکچر کے اندر، میکسیمم کمپریسو فورس یا میکسیمم فورس جو ہے وہ کارڈ میں ہے 21.4. As seen in the figure that the maximum chord force in the indeterminate continuous span truss is 21.4 kips by the application of 80 kips load. اب نیکسٹ اگر ہم کہیں کہ in the maximum force in the two simple span trusses are 26.7. اب وہی ٹرس ہم نے کیا کر دی؟ ڈٹرمینیٹ کر دی. یہ اس کے دو ریئیکشنز ہیں ادھر، تو یہ علیحدہ سے ایک سپین ہے اور اس کا ایک علیحدہ سے سپین ہے. تو اس سپین میں دیکھیں دو ریئیکشنز ہیں، ورٹیکل اس ہنج کے اس پارٹ کے لیے، اور ایک ریئیکشن اس کا ہے. تو یہ ایکسٹرنلی ڈٹرمینیٹ ہے. مطلب 3 ایکویشنز ہوتی ہیں، 3 ان نونز ہیں، تو ہم ایزیلی اس کو سالو کر سکتے ہیں. اس میں جو میکسیمم فورس آپ کو نظر آ رہی ہے دیٹ از 26.7. مطلب ممبرس کے اندر فورس زیادہ جنریٹ ہوگی، مطلب ممبرس اسٹیبلٹی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کی فورس کیرینگ کیپیسٹی اس حد کے بعد کم ہو جائے گی. مینز فورسز ڈیولپ زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم انڈیٹرمینیٹ اسٹرکچرز کی بات کریں تو ان کی فورس کیرینگ کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، اور ایلیمنٹس پہ فورس جو ہے وہ کم ٹرانسفر ہوتی ہے. بٹ ان کیس آف ڈیٹرمینیٹ اسٹرکچرز فورسز ڈیولپ ہوتی ہیں، سیم ٹائپ آف لوڈ 80 کپ لوڈ دونوں پہ اپلائی کیا گیا ہے، انڈیٹرمینیٹ ٹرس پہ بھی اور ان دونوں ڈیٹرمینیٹ ٹرسز پہ بھی. تو ہر ٹرس میں جو میکسیمم لوڈ ہے اس کیس میں ڈیٹرمینیٹ ٹرس پہ وہ 26.7 ہے. مطلب اگر ٹرسز ڈیٹرمینیٹ ہوتی ہیں تو ان کے ممبر فورسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے انڈیٹرمینیٹ ٹرسز کا کہ دے آر
structurally more efficient as compared to determinate trusses. Indeterminate trusses are much more affected by settlement. ये एक इनका ड्रॉबैक है indeterminate trusses का, कि इन पे सेटलमेंट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है. सपोर्ट सेटलमेंट कैन कॉज लार्ज फोर्सेस इन इनडिटर्मिनेट ट्रसेस. मतलब अगर कोई ये मिड वे सपोर्ट है, वही जो लास्ट हमने देखा है ट्रस को, कि मिड वे इनकी एक हिंज सपोर्ट है और एंड पे इनकी रोलर सपोर्ट्स हैं दो. तो ये इनडिटर्मिनेट ट्रस है. दो रिएक्शंस यहाँ पे होंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और एक रिएक्शन यहाँ पे होगा वर्टिकल, एक रिएक्शन यहाँ पे होगा वर्टिकल. तो मीन 4 रिएक्शंस हैं, 3 इक्वेशंस अवेलेबल हैं इक्विलिब्रियम की. तो ये एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट है. मीन्स जब थोड़ी-सी सेटलमेंट होगी इस आपकी सपोर्ट में, तो सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है, उसके सारे मेंबर्स में बहुत ज़्यादा फोर्सेस डेवलप हो जाएँगी. मतलब ये एक उसका पहलू है जिससे हमें नुकसान हो सकता है. But in case of determinate trusses, they are not affected by the they are not much affected by the settlement, but amount of forces developed in members of determinate trusses will be smaller as compared to indeterminate trusses. ट्रस्ट रूल्स क्या हैं? ये फिगर जो नीचे आएगी उसमें हम इसको देख लेते हैं. ये फिगर आपको नज़र आ रही है. द फिगर बिलो सजेस्ट दैट एन अल्टरनेट प्रोसीजर. अब हम ट्रस्ट की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए एक अल्टरनेट प्रोसीजर लेते हैं. उस प्रोसीजर को हम नाम देते हैं, रफ ये थंब रूल है, एज कोई साइंटिफिक प्रोसीजर नहीं है, द डिस्प्लेस्ड शेप प्रोसीजर. अगर आपको मसला हो इसको अप्लाई करने में, तो आप वो B+R2J वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. डिस्प्लेस शेप देखें ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर अ स्ट्रक्चर इज स्टेबल और अनस्टेबल. तो किसी भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम डिस्प्लेस्ड शेप चेक करते हैं उस स्ट्रक्चर की, कि विदाउट अप्लाइंग द लोड वो कैसी शेप दे सकता है. अगर हम उसे आज़ाद छोड़ें अपनी फैब्रिकेशन करने के बाद, तो वो कैसी शेप इख्तियार करेगा. इफ़ द डिस्प्लेस शेप ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन सो दैट नो मेंबर डिफॉर्म, द स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल. मीन अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर की डिस्प्लेस्ड शेप ड्रॉ कर लें बगैर किसी लोड के, कि किसी मेंबर में कोई डेफिनेशन वो अ, कोई उसमें डिफरेंस नहीं आया, कोई उस पे फ़र्क नहीं पड़ा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई, कोई उस पे फोर्सेस डेवलप नहीं हुई उसके अंदर, लेकिन वो डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, तो इसका मतलब वो फोर्स कैरी करने की कैपेसिटी नहीं रखता. तो हम कह देंगे कि वो ट्रस जो है वो अनस्टेबल है, एंड दैट इज़ नॉट अ स्ट्रक्चर. But if displaced shape cannot be drawn without causing a member to deform, the structure is stable. इसका मतलब ये है कि पहले मेंबर डिफॉर्म होगा, फिर आप उसकी डिस्प्लेस शेप बनाएंगे. यहाँ पे डिस्प्लेस शेप पहले ही आ गई और मेंबर डिफॉर्म नहीं हुआ. तो मीन्स अगर आप बगैर मेंबर डिफॉर्मेशन के डिस्प्लेस शेप बना लें, तो वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल है. और अगर आप मेंबर की डिफॉर्मेशन के बाद डिस्प्लेस शेप बनाएं, तो दैट इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर और स्टेबल ट्रस. This method can be extended to also determine if a structure is statically indeterminate or indeterminate. इसी से हम पता कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है. मींस अब यहाँ पे वही बात है जो हमने लास्ट स्लाइड एक दो स्लाइड्स पीछे डिस्कस की थी, कि अगर हम एक कॉन्स्ट्रेंट को रिमूव करें, मतलब आपके स्ट्रक्चर में कोई ऐसी चीज अवेलेबल है जो आपको लगता है कि इसको रिमूव किया जा सकता है. कोई भी एक सपोर्ट हो सकती है या कोई मेंबर फोर्स हो सकती है. मतलब आप किसी मेंबर को रिमूव कर दें या किसी एक सपोर्ट को रिमूव कर दें. तो फॉर एग्जांपल इसमें देखें आप, ये फिगर 2A जो हम पीछे देखते रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड भी 8 आई थी इक्वेशन की, और राइट हैंड साइड भी 8 आई थी. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस डायगोनल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, आप सपोज ये समझे कि यहाँ डायगोनल नहीं है, तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी 7 लेस देन 8. मीन्स इफ रिमूवल ऑफ वन, वन मीन एक, मतलब आपने यहाँ से एक कोई ना कोई एक मेंबर निकालना है. अ सपोर्ट और अ मेंबर, कोई एक मेंबर या कोई सपोर्ट रिएक्शन निकाल दें, causes द स्ट्रक्चर टू बी अनस्टेबल. अगर आपका स्ट्रक्चर किसी एक चीज को रिमूव करने से अनस्टेबल होता है, तो हम कहेंगे दैट स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेट, और वो स्टेबल है, पहले से स्टेबल है. अगर एक निकालने से वो डिफॉर्म हो जाता है और अनस्टेबल हो जाता है, तो हम कहेंगे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है और स्टेबल है. इसके साथ अगर ये निकल जाएगा तो स्ट्रक्चर विल बी अनस्टेबल. दूसरा केस क्या है इसमें, इफ टू आर मोर कंस्ट्रेंट नीडेड टू बी रिमूव्ड,
to cause the structure to be unstable. यहाँ हमने देखा था कि हमने एक चीज रिमूव की तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया. इफ रिमूवल ऑफ वन कंस्ट्रेंट causes द स्ट्रक्चर टू बी अनस्टेबल, कि किसी एक चीज के रिमूव करने से स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाए तो मतलब आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है. और अगर आप एक चीज को रिमूव करें और स्ट्रक्चर फिर भी स्टेबल रहे, उसमें अनस्टेबिलिटी ना आए, तो इट मीन्स कि आपका स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट है. तो यही स्टेटमेंट यहाँ वो बता रहा है. इफ टू आर मोर, दो तीन चार चीजें, एक नहीं, एक निकालने से अनस्टेबल हो तो डिटर्मिनेट, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें निकालने से अनस्टेबल हो तो वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा. फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देखें, आप इस एक चीज़ को यहाँ से निकालते हैं, फिर भी स्ट्रक्चर, इस एक डायगोनल को आप फर्ज करें है ही नहीं, या फेल हो गया, या हमने ऐड ही नहीं किया इसमें, तो ये स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट है कि एक चीज़ के यहाँ से रिमूव करने से इस स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं हो रहा. ये स्ट्रक्चर इंटरनली इनडिटर्मिनेट है, इंटरनली इनडिटर्मिनेट है, इंटरनली स्टेबल है. कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे आपकी हाउ नो के लिए, कि हम अगर इस ट्रस्ट को क्लासिफाई करना चाहते हैं एज स्टेबल और अनस्टेबल, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, तो इस ट्रस्ट की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. यहाँ पे रोलर सपोर्ट है तो एक वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पे पिन सपोर्ट है, दो वर्टिकल रिएक्शंस. आप इसके मेंबर्स गिने तो मेंबर नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो टोटल बी जो है वो 12 है. रिएक्शंस कितने हैं, एक रिएक्शन ये और दो ये, तीन रिएक्शंस हैं. और जे जॉइंट्स कितने हैं, 1 2, ये जो होल्स नजर आए जहाँ पे मेंबर्स एक दूसरे को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जॉइंट्स हैं यहाँ पे. ये जो वाइट होल्स नजर आ रहे हैं आपको, तो 2J इज 16. मीन्स आपकी लेफ्ट साइड जो अननोन फोर्सेस हैं वो 15 है और अवेलेबल इक्वेशन 16 है. मतलब 15 इज लेस देन 16 का मतलब ये है कि आपका स्ट्रक्चर अनस्टेबल है. एंड दिस मीन्स पार्शियल कॉन्स्ट्रेंट्स. पार्शियल मीन्स कि इंटरनली कोई इसमें इश्यू है, पार्शली इसको मसला है कि ये इंटरनली तौर पे अनस्टेबल हो चुका है. नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखें आप, तीन सपोर्ट्स हैं, एक ये है रोलर, दूसरी रोलर, तीसरी रोलर. तो यहाँ पे आप देखेंगे एक रिएक्शन इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा फ्री बॉडी डायग्राम में. जॉइंट्स 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जॉइंट्स हैं. 10 जॉइंट्स हैं, 20 2J की वैल्यू है, और मेंबर्स इसमें 17 है, रिएक्शंस इसके 3 हैं, तो 20 ही इसकी लेफ्ट साइड की वैल्यू है, 20 ही इसकी राइट साइड की वैल्यू है. आंसर आता है 20 इज इक्वल टू 20. अगर हम फार्मूले की तरफ जाएं तो हमें लगता है कि ये स्ट्रेस जो है ये डिटर्मिनेट है, ये स्ट्रक्चर ही नहीं है ओरिजिनली. क्यों? बिकॉज दिस इज अनस्टेबल. अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है. क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि, इसी लेक्चर में पीछे स्लाइड में पढ़ा है कि अगर रिएक्शंस जो हैं, किसी भी स्ट्रक्चर के रिएक्शंस वो कंकरेंट हों या पैरेलल हों, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल होता है. तो यहाँ इस ये एक्सटर्नली अनस्टेबल है कि इन इसकी जो रिएक्शंस हैं, अगर इस रिएक्शन को आप कैरी ओवर करें आगे, इस रिएक्शन को कैरी ओवर करें और इस रिएक्शन को कैरी ओवर करें, तो ये एक कॉमन पॉइंट एच पे जाके मिल जाते हैं. सो दीज रिएक्शंस आर कॉन्करेंट एंड ट्रस इज अनस्टेबल एक्सटर्नली. यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दी है, ऑल रिएक्टिव फोर्सेस आर कंकरेंट. सो नेक्स्ट इसमें देखें, इस ट्रस्ट को आप देखें क्या फील होता है. इज इट स्टेबल? नो, इट इज नॉट स्टेबल. बिकॉज अगर हम इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाएं, इसको ऊपर लेके जाएं इस तरह से, और इसको इधर लेके आएं, तो तीनों के तीनों रिएक्शंस एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं, तो दिस स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल. तो इसका आंसर है अनस्टेबल बिकॉज कंकरेंट रिएक्शंस आर अकरिंग. तो रिएक्शंस आर कंकरेंट, सो ट्रस इज अनस्टेबल. नेक्स्ट इसमें देखें आप, इसमें एक वर्टिकल रिएक्शन है, दूसरा वर्टिकल, तीनों वर्टिकल रिएक्शंस हैं, मतलब तीनों के तीनों पैरेलल हैं. अगर ऑल रिएक्शंस आर कंकरेंट or all reactions are parallel, then the structure will be unstable. So this truss will be unstable because reactions are parallel. Next figure में, is it stable? This truss, this is unstable. Why? B plus R जो है वो लेस है 2J से. B plus R is less than 2J. यहाँ पे B काउंट करें आप, R काउंट करें, R 3 है, B
13 ہے یہاں پہ 13 اس کی کاؤنٹنگ ہے بی کی، آر 3 ہے 15 اور جوائنٹس 4 ہیں تو جوائنٹس 8 ہیں 16 تو 15 بی پلس آر کی ویلیو ہے اینڈ 2J کی ویلیو 16 ہے تو 15 از لیس دین 16 سو اسٹرکچر از انٹرنلی انسٹیبل. اس کی بات کریں تو اس پہ جو بی پلس آر ہے وہ 2J کے ایکول ہے، اٹ مینس کہ اسٹرکچر از اسٹیبل. یہاں اس کی بات کریں ہم تو یہ اسٹرکچر ڈٹرمینیٹ ہے یا انڈٹرمینیٹ ہے، تو اس کے لیے ہم کریں گے بی کی ویلیو کاؤنٹ کریں اس ریئیکشن کے لیے، اس ٹرس کے لیے بی از اکول ٹو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. B is equal to 11 and R is equal to یہ ہنج سپورٹ ہے، یہاں پہ 3 ریئیکشنز ہوں گے، یہ 3 ریئیکشنز ہیں اور ایک ریئیکشن 2 ریئیکشن ہنج پہ اور ایک ریئیکشن رولر پہ، تو R is equal to 3. ٹوٹل 11 ممبرز ہیں، سو B plus R is equal to total 14. Then how many joints are available? 1 2 3 4 5 6 and 7. ٹوٹل 7 points ہیں. اگر ہم 2J کو کیلکولیٹ کریں that is equal to 17. 2 times 7 is equal to 14. So 14 is equal to 14. Then structure is or truss is determinate. تو ہم کہہ سکتے ہیں truss is statically determinate. نیکسٹ ٹرس میں اگر آپ دیکھیں اس کو، اس میں یہ بھی پن سپورٹ سیم ٹرس ہے، بٹ پرابلم ہے کہ یہاں پہ رولر کو ریموو کر کے پن لگائی گئی ہے تو 2 ریئیکشنز ہیں، 2 ریئیکشنز یہ اور 2 ریئیکشنز یہ، تو R 4 ہو گئے، B 11 ہی ہیں، تو 11 جمع 4 دس ول بی 15. B پلس R جو ہے وہ 15 ہے اینڈ 2J ول بی ایکول ٹو سیم 7 اس کے جوائنٹس ہیں تو 14 بنیں گے. یہ ایکویشنز 15 ان نون ہے اور 14 ایکویشنز ایکولیبریم ہے، مین آپ کو ایک ایکویشن چاہیے ہوگی، مین یو ہیو ون ریڈنڈنٹ. ریڈنڈنٹ مین یہاں پہ ریئیکشن ریڈنڈنٹ ہوگا، ممبر کوئی بھی ریڈنڈنٹ نہیں ہے. ریئیکشن زیادہ ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، چوتھا ریئیکشن کوئی بھی آپ ریموو کریں گے تو آپ کی جو ٹرس ہے دیٹ میں بی سالوڈ. تو وہ ڈیسیژن یہ لینا ہے آپ نے کہ آپ ان چاروں ریئیکشنز میں سے کون سا ریئیکشن ریموو کریں کہ آپ کا اسٹرکچر انسٹیبل بھی نہ ہو. تو آپ ورٹیکل میں سے کوئی ایک ریئیکشن ریموو کر سکتے ہیں، سوری ہاریزونٹل میں سے کوئی ایک، R1X کو ریموو کر دیں یا R5X کو ریموو کر دیں. 5th پوائنٹ جوائنٹ کے آپ R5Y کو ریموو نہیں کر سکتے. اب سپوز اگر ہم یہ ریموو کرتے ہیں تو اس کی لائن آف ایکشن جو ہے وہ یہاں جا کے اس پوائنٹ پہ میٹ کرے گی تو یہ اسٹرکچر انسٹیبل ہو جائے گا کیونکہ سارے ریئیکشنز کنکرنٹ ہو رہے ہیں. تو آپ کوئی ہاریزونٹل اس کو ریموو کر دیں یا پھر اس کو ریموو کر دیں، فرق نہیں پڑے گا. تو دس اسٹرکچر از انڈیٹرمینیٹ ٹو ون ریڈنڈنٹ ریسٹرینٹ، مطلب ریسٹرینٹ مین سپورٹ ریئیکشن کوئی ایک جو ہے وہ ریڈنڈنٹ کال کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سی مائی نیکسٹ ویڈیوز فار فورس انالیسز آف اسٹرکچرس.